नीरज जी ने और अरविंद जी ने और निखिल मंडल जी ने आप लोगों को कोरोना संबंधी सारी बातें बता दी। मैं 2-3 बातों पे बस ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि बिहार एक बहुत पिछड़ा हुआ राज्य था। अनुमान किया जा रहा था कोरोना आएगी तो यहाँ महामारी हो जाएगी, हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोरोना का फर्स्ट वेव गया, सेकेंड वेव गया। सेकेंड वेव में निश्चित तौर पे तैयारी जितनी भयावता थी उसी के हिसाब से तैयारी की गई। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ इन 1.25 साल में, पिछले मार्च से शुरू होकर आज अगस्त तक में, बिहार की कुल वयस्क आबादी लगभग 7 करोड़ 20 लाख की है और हम 3 करोड़ 95 लाख टेस्टिंग कर चुके हैं, जो कि 50% से ज़्यादा आबादी की है। ये किसी राज्य के पास ये उपलब्धि नहीं है। आज की तारीख में बिहार जैसे राज्य, जिसको लोग गरीब और पिछड़ा राज्य कहते हैं, वहाँ पे हर मरने वाले को हम 4 लाख रुपया दे रहे हैं, लेकिन हम टीवी में नहीं चल रहे हैं। जो 25,000 और 50,000 दे रहे हैं वो टीवी में चल रहे हैं, 4 लाख देने वाले टीवी में जब पेपर में नहीं चलते हैं। ये विडंबना है इस राज्य की, क्या कीजिएगा। खैर, उससे हमें कोई शिकायत नहीं। बेडों की संख्या 30वीं लहर के मद्देनज़र आज की तारीख में हमारे पास 29,000 बेड की कैपेसिटी है पूरे बिहार में, कि हम 29,000 बेडों पे मरीज को रख सकते हैं जो कि ऑक्सीजन युक्त हैं, और आवश्यकता पड़ने पर 15,000 बिस्तरों की और व्यवस्था की जा सकती है 72 घंटे के अंदर। ये हमारे स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री के निर्देश में हमारे स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। कोरोना संक्रमण काल में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि बिहार जैसे राज्य ने अपने क्वारंटीन सेंटर में प्रति व्यक्ति 5300 रुपये खर्च किए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाहर से फंसे हुए हर व्यक्ति के अकाउंट में पैसे भेजे गए, जो किसी राज्य ने नहीं किया। ये हमारी उपलब्धि नहीं, ये हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज की तारीख में बिहार जैसे राज्य के हर एक मेडिकल कॉलेज में अपना ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट या तो लग चुका है या लगने की तैयारी में। हमारी कोशिश है कि प्रखंड स्तर पे हर अस्पताल में कम से कम 10-10 बेड ऑक्सीजन युक्त हो जाए। ये तो हो गई कोरोना की बात। अब हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल भी अपना वक्तव्य दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं, और ये हमारे पार्टी का घोषित एजेंडा है कि जातीय जनगणना के हम पूर्ण समर्थक हैं। इसमें बहुत से पक्षों की बात ये आ रही है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए क्योंकि सामाजिक विद्वेष हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जरा आप मुझे बताइए। हमारा स्पष्ट मानना है कि 1931 के बाद आज 90 साल हो गए। 31 में जातीय जनगणना हुई थी और 31 में उसी जातीय जनगणना के आधार पर, जो कि सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और समाज का वर्गीकरण किया गया था, जहां उच्च वर्ग, अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की स्थिति थी। तो क्या 1931 में जो स्थिति हर वर्ग की थी, आज 2021 में वही स्थिति है? मैं आप लोग से पूछता हूँ। उदाहरण के तौर पे लीजिए, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैं कैस जाति से आता हूँ, हमें समान स्थिति में रखा गया। 1931 से लेकर 1943 तक हम 33% थे नौकरी में, आज हम 1.5% भी नहीं है। क्या हमारी स्थिति वही रहे? यादवों की स्थिति, अन्य पिछड़ी जातियों की स्थिति, शेड्यूल कास्ट की स्थिति क्या वही है? 2014 तक का कास्ट सेंसस, SECC जिसको हम लोग कहते हैं, वो कहता है कि ओबीसी की आबादी घट के 52% से 44% हो। तो क्या ये अन्य अति पिछड़ी जातियाँ जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए? ये पिछड़ा बनाम अगड़ा या SC/ST के लिए नहीं है। जातिगत जनगणना हर एक वर्ग का अधिकार है, उसे ये जानने का अधिकार है कि उसकी जाति की संख्या कितनी है। और आज 90 साल के बाद ये ज़रूरत है कि उन जातियों के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर, उनके आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, उनके सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर फिर से वर्गीकरण की आवश्यकता हो और सारे के सारे सरकारी योजनाएं जो हैं, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो, हर वर्ग को इसका लाभ मिले। हमारे प्रधानमंत्री जी तो हर वर्ग को लाभ दिलाने के लिए आगे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हर वर्ग को लाभ दिलाने के लिए आगे हैं। और हमारे साथी ये भी कुछ बोलते हैं कि आर्थिक आधार पे भी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जैसा कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ललन बाबू ने कहा है कि जातीय जनगणना
हर हाल में होना चाहिए। इससे हर वर्ग को फायदा है, समाज के हर अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है फायदा है। ये हमारा पार्टी का स्टैंड है और हम इस पे अडिग हैं। अब आज की तारीख में हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया है। वो संगठन को धारदार करने के लिए जुट गए। बिहार के बारे में ललन बाबू को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। मछली को कोई तैरना नहीं सिखाता है। वो हर जिले के हर कार्यकर्ता से वाकिफ है, उनको पता है कि कैसे सबको जोड़ना है। जदयू के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हमें अन्य राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2 राज्यों में हम हैं, 2 राज्यों में और होंगे तो हम राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे। और जदयू अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे खड़ा है। हम चाहेंगे कि एनडीए गठबंधन में हम रहें, लेकिन अगर किन्हीं कारणवश अगर हमें जगह नहीं मिलती है तो एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप से हम चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। और हमारा प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो नागालैंड हो, हर जगह जदयू ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य तौर पर ये बताने के लिए था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड एक नए तेवर, एक नए कलेवर के साथ आ रही है, जहां अपनी मांगों को हम पुरजोर से रखेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और हमारा एक ही लक्ष्य होगा, सबसे नीचे से लेके सबसे ऊपर तक संगठन एक सूत्र में बंधा रहेगा और जनता से कनेक्ट डायरेक्ट होगा। और इससे के लिए ललन सिंह भी माध्यम है, हम प्रवक्ता लोग माध्यम है, पूरी की पूरी पार्टी माध्यम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।